आखिर क्यों कुछ लोग कंजर्वेटिव या फिर राइट विंग बन जाते हैं और क्यों कुछ लोग लिबरल या फिर लेफ्ट विंग बन जाते हैं? ऐसे क्या सोशल या फिर साइकोलॉजिकल कारण हैं जिनसे लोगों में ये वैचारिक मतभेद आ जाते हैं? क्या आपके जीन्स ये डिसाइड करते हैं कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, या फिर ये सारा खेल आपकी परवरिश और एजुकेशन का है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव चौहान और आज के इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों पॉलिटिक्स में सही या गलत के मुद्दों पर अच्छे लोग भी अलग अलग विचार रखते हैं। Why good people fight over politics? सही या गलत क्या है और इस पर लोग क्यों लड़ते हैं? ये जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर ये किसको सही और किसको गलत कह रहे हैं। ये जो पूरी सही या गलत की नैतिकता है, इस मोरालिटी का आखिर ओरिजिन क्या है? आखिर हमें ये सही या गलत की समझ आई कहां से? तो ओरिजिन ऑफ मोरालिटी पर अलग अलग फिलोसफर्स और साइकोलॉजिस्ट्स का अलग अलग कहना है। नेटिविज्म के सिद्धांत के अनुसार ये सही या गलत की समझ हमें पैदाइशी होती है, ये हमारे ह्यूमन नेचर में इनग्रेन्ड होती है। एम्पिरिसिज्म की अगर बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार ये सही या गलत की जो समझ है वो हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट और कल्चर से सीखते हैं। जन्म के वक्त हम सही या गलत की कोई भी समझ नहीं रखते और हम इसका सारा ज्ञान बाहर से लेते हैं। इसके बाद आता है रैशनलिज्म का सिद्धांत, जिसके अनुसार सही या गलत की जो समझ है वो हम खुद रीजन और लॉजिक की मदद से डेवलप करते हैं। लोगों के साथ अपने इंटरैक्शंस को लॉजिकली एनालाइज करके लोग अपनी मोरालिटी को डेवलप करते हैं। सुनने में इन तीनों सिद्धांतों में रैशनलिज्म का सिद्धांत सबसे सही लगता है कि हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से और लॉजिक लगा लगा के मोरालिटी को डेवलप करते हैं। लेकिन इस रैशनलिज्म के सिद्धांत में भी कुछ कमियां हैं। ये हर केस में फिट नहीं बैठता। इसको समझने के लिए हम यूएसए और ब्राजील के लोगों पर करी गई एक स्टडी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब इन दोनों कंट्रीज के लोगों से यह पूछा गया कि अगर मान लीजिए आपके पास एक पालतू कुत्ता है और वो नेचुरली मर जाता है, नेचुरल डेथ से, अब आपको पता चला है कि इस ब्रीड की जो मीट होती है वो बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, तो क्या ऐसे में उसके मर जाने के बाद क्या आप उसको खा लेंगे? तो इस सेम क्वेश्चन पर दोनों कंट्रीज के लोगों ने काफी अलग अलग जवाब दिया था। जब अपर क्लास अमेरिकन से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो डॉग है उसकी जो मौत हुई है वो खुद से हुई है, नेचुरल डेथ, तो ऐसे में उसको खा लेने से किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंच रही, किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं हो रहा और इसमें कोई हार्म नहीं है। उन्होंने इसको गलत या इमोरल नहीं बताया, बस ये कहा कि यह अपरंपरागत है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, इसलिए सुनने में अजीब लग रहा है पर कुछ गलत नहीं है। दूसरी तरफ जब यही सवाल लेबर क्लास ब्राजीलियन से पूछा गया, अपर क्लास नहीं, लेबर क्लास ब्राजीलियन से पूछा गया, तो उन्होंने इसको सुनते ही बहुत ज्यादा डिस्गस्ट की फीलिंग जताई और कहा कि यह मॉरली गलत है। इस स्टडी की मदद से हम ये देख सकते हैं कि कैसे डिस्गस्ट और रिस्पेक्ट के जो भाव हैं वो हमारी सही या गलत की समझ को आकार देते हैं। दरअसल हो ऐसा रहा है कि मोरालिटी किसी लॉजिक से नहीं बल्कि हमारे इंट्यूशन से डेवलप हो रही है। लोग पहले ही अपने इंट्यूशन या गट फीलिंग के आधार पर चीजों को सही या गलत ठहरा देते हैं और उसके बाद में अपने डिसीजन को दिमाग लगाकर रैशनल या फिर लॉजिक से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो रीजनिंग को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि अपने इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन को जस्टिफाई कर सके, सही ठहरा सके। मतलब इंट्यूशन आगे आगे चल रहा है और उसके पीछे पीछे रीजन उसको जस्टिफाई करता फिर रहा है। इस इंट्यूशन ड्रिवन मोरालिटी को प्रूव करने के लिए हम एक और स्टडी के एग्जाम्पल ले सकते हैं। यह स्टडी हो सकता है आपको पहली बार सुनने में थोड़ा विचलित कर दे, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्ट की फीलिंग जगा दे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस पूरी स्टडी को आराम से सुनिए और फिर शांत दिमाग से सुनने के बाद इसमें लॉजिकली कमियां निकालने की कोशिश कीजिए। इस स्टडी में खूब सारे लोगों को सगे भाई बहन के बीच में एक शारीरिक संबंध की कहानी सुनाई गई और फिर उनसे इस पर रिएक्शन मांगा गया। स्टोरी कुछ ऐसी है कि जूली और मार्क दो सगे भाई बहन हैं। एक दिन उन दोनों ने आपसी सहमति से
बिना किसी दबाव में आके दो अडल्ट भाई बहनों ने आपसी सहमति से बिना किसी दबाव के शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया। उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल किया और रिप्रोड्यूस नहीं किया, और पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ऐसा किया, और वो भी किसी को नहीं बताया, ताकि ये सब जान के किसी को भी दुख ना हो। ये स्टोरी सुनाने के बाद लोगों से पूछा गया कि इसमें एग्जैक्टली मॉरल क्या है, एग्जैक्टली वो पॉइंट क्या है जो आपको गलत लग रहा है। एज एक्सपेक्टेड लोगों को सुनते ही बहुत बुरा लगा, और जूली और मार्क का ये रिश्ता बहुत ही डिस्गस्टिंग बताया लोगों ने। लेकिन जब उन लोगों से एक्चुअली उसका कारण पूछा गया कि क्या पर्टिकुलर चीज आपको गलत लगी, उन्होंने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई, दोनों अडल्ट्स थे, दोनों ने ये एक्टिविटी किसी को दिखाई नहीं, उसके बारे में किसी को बताया नहीं, किसी के साथ कोई हार्म नहीं हुई, जो भी हुआ अडल्ट्स की आपसी सहमति से हुआ। तो इसमें एक्चुअली क्या गलत लगा? तो इसके बारे में किसी के भी पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं था जो ये बता सके कि उन्हें एग्जैक्टली इमोरल लगा क्या। लोगों ने इस एक्ट को इंट्यूशन के आधार पर ही इमोरल घोषित कर दिया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। वो कल्चरल डिफरेंसेस जरूर बता रहे थे कि ऐसा हमारे कल्चर में नहीं होता, लेकिन कोई चीज अगर आपके कल्चर में ना हो तो सिर्फ उससे तो वो गलत नहीं हो जाती। जैसे क्लियोपेट्रा का हम एग्जाम्पल है, तो उसकी शादी भी उसके सगे भाई से हुई थी, और सिर्फ उसी की नहीं, उसके माँ बाप भी सगे भाई बहन थे। उनकी डायनेस्टी में जितने भी राजा रानी थे वो सभी सगे भाई बहन थे, और उनके जो बच्चे होते थे वो आपस में शादी करते थे और नेक्स्ट राजा रानी बनते थे। तो कल्चर हमारा अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारा कल्चर अलग है तो वो चीज इमोरल हो जाए। एग्जैक्टली इसमें इमोरल क्या था ये लोग बता नहीं पा रहे थे, और अपने इंट्यूशन के आधार पर इसको गलत घोषित कर रहे थे। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ना देने पाने की ये जो अवस्था थी, इसको मॉरल डम्बफाउंडेडनेस कहते हैं, जिसमें आपको फीलिंग आ रही होती है कि ये मॉरली गलत है, बट आप उसको लॉजिकली प्रूव नहीं कर पाते कि इसमें गलत क्या है। इस स्टडी से भी यही प्रूव होता है कि लोग इंट्यूशन पर डिसीजन लेते हैं और फिर उसे अपनी सहूलियत के अनुसार लॉजिकली जस्टिफाई कर देते हैं। और साथ ही साथ ये भी प्रूव होता है कि कैसे हमारे इमोशंस हमारी मोरालिटी को डिसाइड करते हैं। जैसे कि करुणा, एम्पैथी का जो इमोशन होता है वो हमारी हार्म और केयर से रिलेटेड जो मोरालिटी होती है उसको गाइड करता है। डिसगस्ट या घृणा की जो फीलिंग होती है वो हमारी प्योरिटी से रिलेटेड जो मोरालिटी होती है उसको गाइड करता है। जैसे कि इंसेस्ट है, होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिक विवाह, या फिर हमारी फूड हैबिट्स, नॉन वेजिटेरियन फूड, ये सारी चीजें डिसगस्ट की फीलिंग के कारण रेगुलेट होती हैं प्योरिटी वाले मोरालिटी से। इसलिए एक स्टडी में जब लोगों को बहुत ही बदबूदार या फिर अगली सराउंडिंग में बैठाकर किसी को जज करने के लिए कहा गया, तो उन लोगों ने उस इंसान को और ज्यादा हार्शली जज किया। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने कोई चोरी हो जाए और आपके सामने दो लोगों को रखा जाए, एक इंसान बहुत साफ सुथरा है और दूसरा इंसान बहुत बदबूदार और अगली है, तो ऐसे में लोगों ने बदबूदार और अगली इंसान को चोर ठहराया, ज्यादातर लोगों ने उसको चोर ठहराया। अब कुछ 6 कोर मॉरल फाउंडेशन वैल्यूज हैं जिसके आधार पर पॉलिटिक्स में और आमतौर पे भी लोगों में आपसी मतभेद हम देखते रहते हैं। अभी तक तो हमने देखा है कि कैसे कल्चरल डिफरेंसेस के कारण मॉरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, बट अब हम देखेंगे 6 कोर मॉरल फाउंडेशन वैल्यूज जिनके ऊपर लोगों की अलग अलग राय होने के कारण ये सारा कंजर्वेटिव और लिबरल्स का बवाल खड़ा हो जाता है। पहली मॉरल फाउंडेशन है केयर और हार्म, जो कि एम्पैथी और दूसरों को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान देती है। दूसरी मॉरल फाउंडेशन वैल्यू है फेयरनेस या चीटिंग, जो कि जस्टिस, इक्वालिटी या फिर ईमानदारी पर ज्यादा फोकस रखती है। तीसरी मॉरल फाउंडेशन वैल्यू है लॉयल्टी या फिर बिट्रेयल, लॉयल्टी अपने ग्रुप के प्रति, फैमिली के प्रति, नेशन के प्रति या फिर अपने दोस्तों के प्रति। चौथी मॉरल फाउंडेशन वैल्यू है अथॉरिटी जो हमें अलग अलग लीडरशिप के थ्रू मिलती है, या फिर जो कि फोकस करती है रेस्पेक्ट, हमारे ट्रेडिशन की तरफ, सोशल ऑर्डर की तरफ, और किसी भी प्रकार के रिबेलियन को जो सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट खड़ा होता है उसको दबाती है। पांचवी मॉरल फाउंडेशनल वैल्यू है सैंक्टिटी, जो कि प्योरिटी और डिसगस्ट से जुड़ी हुई है। और छठी और फाइनल मॉरल वैल्यू है लिबर्टी या फिर ऑपरेशन की, जो कि किसी भी प्रकार के डोमिनेंस को रोकती है और अलग अलग ऑपरेसिव जो फोर्सेस हैं उनको कंट्रोल में रखती है।
अब जैसे हमने देखा, यहां पे हमने लिबर्टी की बात करी और अभी थोड़ी देर पहले अथॉरिटी की भी बात करी थी, तो काफी बार दो अलग अलग मॉरल वैल्यूज आपस में टकरा जाती है, जिसके कारण काफी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो जाती है। अब ये तो हुई 6 कोर मॉरल फाउंडेशनल वैल्यूज। अब इनके आधार पर हम देखेंगे कि कैसे इनके कारण पॉलिटिक्स में लोग अलग अलग गुटों में बंट जाते हैं। लिबरल से शुरू करते हैं। लिबरल्स का या फिर लेफ्ट विंग का प्राइमरी फोकस जो है वो केयर या फिर फेयरनेस पर रहता है। इन 6 में से सबसे ज्यादा फोकस उनका केयर और फेयरनेस वाली वैल्यू पे रहता है। उनका मेन एम होता है कि इंडिविजुअल्स को किसी भी प्रकार की हार्म से बचाना और इक्वालिटी इंश्योर करना। केयर रिलेटेड मॉरल वैल्यूज को हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल एजुकेशन और एनिमल राइट्स जैसी चीजों में प्रमोट करता हुआ देख सकते हैं। फेयरनेस रिलेटेड मॉरल वैल्यूज की अगर बात करें तो उनको प्रमोट करने के लिए जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है, अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं जैसे कि रिजर्वेशन, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पर फोकस किया जाता है। लिबरल्स अक्सर लॉयल्टी, अथॉरिटी और सैंक्टिटी जैसी मॉरल वैल्यूज को इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर एक प्रकार का कंस्ट्रेंट देखते हैं। कंजर्वेटिव्स की अगर बात करें तो लिबरल्स के मुकाबले काफी बैलेंस्ड अप्रोच रहती है इनकी 6 के 6 मॉरल फाउंडेशंस को लेके। ये किसी पर्टिकुलर मॉरल फाउंडेशन पे ज्यादा फोकस करने के बजाय, जैसे लिबरल्स ने केयर और फेयरनेस भी किया था, ये सभी पे इक्वल फोकस करते हैं। कंजर्वेटिव्स, राइट विंग्स, ये इन सभी मॉरल वैल्यूज पर इक्वल फोकस करते हैं और ये लॉयल्टी को पेट्रियटिज्म और लॉयल्टी टुवर्ड्स कम्युनिटी या फिर फैमिली के रूप में देखते हैं। अथॉरिटी को ट्रेडिशन, हायरार्की और सोशल इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में देखते हैं। सैंक्टिटी को रिलीजियस वैल्यूज, सिंबॉलिक प्योरिटी के फॉर्म में देखते हैं, जिसके फलस्वरूप ये अबॉर्शन और गे मैरिजेस जैसी चीजों के काफी खिलाफ भी रहते हैं। ये केयर और फेयरनेस के साथ साथ ग्रुप कोहेशन, ट्रेडिशन और सोशल ऑर्डर को भी लेके चलते हैं। जैसे अगर गे मैरिजेस, समलैंगिक विवाह का एग्जाम्पल लें तो इस पर लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स दोनों के अलग अलग विचार हैं। लिबरल्स यहाँ पे फेयरनेस मोरालिटी जैसे कि इक्वल राइट्स और केयर मोरालिटी जैसे कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन पर फोकस करते हुए गे मैरिजेस को सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ कंजर्वेटिव्स सैंक्टिटी मोरालिटी जैसे कि ट्रेडिशनल मैरिजेस और अथॉरिटी मोरालिटी जैसे कि रिलीजियस टीचिंग्स पर फोकस करते हुए गे मैरिजेस को सपोर्ट नहीं करते। जो ह्यूमन सर्वाइवल है वो हमेशा से ही ग्रुप्स में हुआ है। बिना ग्रुप के ह्यूमंस का सर्वाइवल इम्पॉसिबल था। साथ ही साथ उस ग्रुप के अंदर जो इंसान थोड़ा बहुत सेल्फिश होकर सोचता था, उसकी पर्सनल ग्रोथ बाकियों से ज्यादा होती थी और उन्हीं के जीन्स बाकियों से ज्यादा सर्वाइव भी करते थे। तो ग्रुप की स्टेबिलिटी के लिए ट्रेडिशन और थ्रेट की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इंडिविजुअल्स की ग्रोथ के लिए नए एक्सपीरियंसेस, इनोवेशन और चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ह्यूमन एग्जिस्टेंस इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ग्रुप कोहेजन की बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका हुआ है। यहां पर लिबरल जो है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को दर्शाते हैं और जो कंजर्वेटिव्स हैं वो ग्रुप कोहेशन और स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं। जिन लोगों में इंडिविजुअल ट्रेट्स वाले जीन्स ज्यादा हावी होते हैं जैसे कि एक्सप्लोरेशन और इनोवेशन, वो लिबरल बन जाते हैं, और जिन लोगों में ग्रुप कोहेशन वाले जीन्स ज्यादा हावी होते हैं जैसे कि स्टेबिलिटी या ट्रेडिशन, वो कंजर्वेटिव बन जाते हैं। अब ये जो हमने ग्रुप की स्टेबिलिटी के बारे में देखा है, ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है जो ग्रुप का मेंबर बनने के लिए हमें पुश करती है, यही सेम स्टेट ऑफ माइंड, सेम साइकोलॉजी हमें पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति लॉयल रहने के लिए भी मोटिवेट करती है। यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप का रोल निभाती हैं और उनके प्रति लॉयल्टी ह्यूमंस की ग्रुप के प्रति जो साइकोलॉजी थी उसको दर्शाती है। अब कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो कि हमारे ग्रुप के प्रति लॉयल्टी की जो साइकोलॉजी है, ग्रुप के प्रति हमारा जो जुड़ाव है, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जितना ज्यादा इन ट्रिगर्स को पुश किया जाता है, ग्रुप लॉयल्टी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। इनमें हर वो एक्टिविटी इंक्लूड है जो कि आपकी सेल्फ सेंटर्डनेस, इंडिविजुअलिज्म को कम करे और साथ ही साथ आपके ग्रुप के साथ इमोशनल जो कनेक्शन है उसको बढ़ा दे। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े ग्रुप में रैलीज करवाती है, कोऑर्डिनेटेड मार्चेस करवाती है, जैसे कि कोई मिलिट्री ड्रिल हो। अपने फॉलोअर्स को कहते हैं कि वो सेम कलर के कपड़े पहने, सेम साइन वाले गमछे गले में डाल के रखें, सेम किताबें पढ़ें, सेम त्योहार मनाएं, सेम भाषा बोलें,
और ये सिर्फ एक ही तरफ नहीं हो रहा है, राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों तरफ में यही केसेस हैं। अब पार्टी जितनी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होगी ना, वो इन ट्रिगर्स को उतना ही ज्यादा पुश करेंगे। इसका एग्जाम्पल आप एक्सट्रीम राइट विंग नाजी पार्टी के रूल में भी देख सकते हैं और यूएसएसआर में कम्युनिस्ट लीडर स्टालिन के रूल में भी देख सकते हैं। इन दोनों ही जगहों पर लोगों की इंडिविजुअल स्पिरिट को पूरी तरह तोड़ दिया गया था और सबको एक ही धागे में पिरोने की पूरी कोशिश की गई थी। अब हम आते हैं अपने पुराने वाले सवाल पर कि आखिर क्यों पॉलिटिकल मुद्दों पर अच्छे लोग भी लड़ने लग जाते हैं। और जैसा हम पहले ही देख चुके हैं कि ये पॉलिटिकल लड़ाइयां जो हैं वो और कुछ नहीं है, बस एक तो 2 मॉरल फाउंडेशन और दूसरी तरफ 6 मॉरल फाउंडेशन वालों के बीच की लड़ाइयां हैं। अब ये सब जानने के बाद मेन जो सवाल है वो ये रह जाता है कि आखिर कौन 2 मॉरल फाउंडेशन वाला बंदा बनेगा और कौन 6 मॉरल फाउंडेशन वाला बंदा बनेगा। वो क्या चीजें हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं जिसके कारण हम इन अलग अलग गुटों में बंट जाते हैं। देखो, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि 1789 में फ्रांस में जो असेंबली थी, बेसिकली आप पार्लियामेंट मान लीजिए, वहाँ जो लोग स्टेटस, कल्चर, इन सबको प्रिजर्व करना चाहते थे, बेसिकली जैसा चल रहा है वैसे ही कंटिन्यू रखना चाहते थे, वो लोग असेंबली के राइट साइड में बैठना शुरू कर दिए और उनके ऑपोजिट लेफ्ट साइड में वो लोग बैठना शुरू कर दिए जो लोग चेंज देखना चाहते थे, और यहां से आया राइट विंग और लेफ्ट विंग। अब इसके आगे अगर देखें तो आगे चल के कुछ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आए जैसे कि कार्ल मार्क्स। उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक आधार पर जो क्लासेस डिवाइड थी उनको राइट विंग और लेफ्ट विंग से जोड़ा। उस वक्त तो ये कुछ हद तक एप्लीकेबल था भी, बट अब अगर सोशल क्लासेस को देखें तो ये कोई अच्छा प्रेडिक्टर नहीं है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जानने का किसी का भी। जैसे कि आज के समय में अगर रूरल एरियाज को देखें तो रूरल पुअर लोग ज्यादातर कंजर्वेटिव होते हैं और अर्बन पुअर लोग ज्यादातर लिबरल होते हैं। रिच क्लासेस में भी अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियलिस्ट मोस्टली राइट विंग होते हैं, कंजर्वेटिव, और टेक बिलियनियर्स कंपैरेटिवली लेफ्ट विंग होते हैं, लिबरल्स। इसके अलावा जब पर्सनल इंटरेस्ट पर स्टडी करी गई तो काफी सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट का भी यही कंक्लूजन आया कि पर्सनल इंटरेस्ट भी एक बहुत ही पुअर प्रेडिक्टर होता है किसी के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का। बंदा क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखेगा उसके पर्सनल इंटरेस्ट से कोई भी लेना देना नहीं था। हो सकता है कि कोई बंदा पूरा का पूरा सोशल वेलफेयर और सब्सिडीज के भरोसे ही जी रहा हो, फिर भी वो आगे जाके लिबरल्स के बजाय कंजर्वेटिव पार्टी को भारी बहुमत से जिता दे। 1900 से लगभग 1980s तक मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ब्लैंक स्लेट थ्योरी को फेवर करते थे, जिसके अकॉर्डिंग लोग अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीवी, बुक्स एक्सेट्रा अपने बेसिकली अपने एनवायरनमेंट से जो भी आइडियोलॉजी ले लेते थे उसी को स्पंज की तरह सोख लिया करते थे। लोगों का दिमाग स्टार्टिंग में एक खाली स्लेट की तरह होता है, जो आइडियोलॉजी उसके ऊपर पहले लिख दी गई और आगे किसी ने भी अगर मिटाई नहीं तो वही आइडियोलॉजी उनकी खुद की आइडियोलॉजी बन जाती थी। लगभग पूरे 20th सेंचुरी में यही मान्यता रही, लेकिन फिर आती है 1994 में थॉमस जे बचर्ड की मिनेसोटा स्टडी ऑफ ट्विन्स रेड अपार्ट, जिसने जीन्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया हमारी बिहेवियर और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इस स्टडी में 2 ग्रुप लिए गए थे, दोनों में ही बहुत सारे ट्विन्स रखे गए थे जो कि बचपन से ही हमेशा साथ में रहे, एक ही घर में और सेम माँ बाप द्वारा पाले पोसे गए। लेकिन डिफरेंस ये था कि एक ग्रुप में आइडेंटिकल ट्विन्स थे और दूसरे में फ्रेटर्नल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स का जन्म तब होता है जब एक सिंगल फर्टिलाइज एग 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए और 2 एम्ब्रॉयज बना दे। और जैसे कि यहां पर स्टार्टिंग से ही एक ही स्पर्म ने एक ही एग को फर्टिलाइज किया जो कि आगे जाकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, इसलिए दोनों का डीएनए 100% सेम होता है। दूसरी तरफ अगर फ्रेटर्नल ट्विन्स को देखें तो उनका केस थोड़ा अलग है। इनका जन्म तब होता है जब मदर की ओवरीज में से 2 एग एक साथ रिलीज हो जाए और उन दोनों को 2 अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइज कर दें। अब यहां स्टार्टिंग से ही 2 अलग अलग एग्स और 2 अलग अलग स्पर्म थे, इसलिए इनसे जन्मे बच्चों का जो डीएनए है वो केवल 50% के अराउंड ही सेम होता है। तो अब यहां पर हमारे पास 2 ग्रुप हैं। एक में है आइडेंटिकल ट्विन्स जिनका डीएनए है 100% सेम घर में सेम माँ बाप द्वारा पाले गए,
और दूसरे में है फ्रेटर्नल ट्विंस, जिनका लगभग 50% डीएनए सेम है और ये भी सेम घर में सेम माँ बाप द्वारा पाले गए। तो स्टडी में पता चला कि आइडेंटिकल ट्विंस केवल लुक्स में ही नहीं बल्कि हर चीज में सेम थे। यहाँ पर आईक्यू, मेंटल इलनेस या फिर बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स की ही बात नहीं कर रहे, बल्कि उनको किस डिग्री तक किस प्रकार का म्यूजिक पसंद है, स्पाइसी खाना पसंद है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को देखकर क्या मीनिंग निकालते हैं, इनके डिवोर्स होने की कितनी संभावनाएं हैं, ये कितने रिलीजियस होंगे, इनकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या होगी, यहां तक कि कार क्रैश में मरने की भी कितनी संभावनाएं, वो तक काफी सिमिलर थी। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आप बड़े होकर राइट विंग होंगे या लेफ्ट विंग होंगे, ये भी आपके जीन्स डिसाइड कर रहे हैं। जॉन आर एल्फर्ड, कैरोलिन फंक एंड जॉन हिबिंग द्वारा लिखे गए एक रिसर्च पेपर आर पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस जेनेटिकली ट्रांसमिटेड के अनुसार जीन्स का हमारे पॉलिटिकल व्यूज पर 35 से 50% तक कंट्रोल होता है, जो कि परवरिश, एजुकेशन और हमारे समाज द्वारा डाले गए कंट्रोल से काफी ज्यादा है। मतलब समाज, एजुकेशन या परवरिश आपको जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन देगा उससे कई गुना ज्यादा आपके जीन्स डिसाइड करेंगे कि आपका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या होगा। अब ये सुन के आपके मन में पक्का ये सवाल आया होगा कि फिर ज्यादातर केसेस में हम ऐसा क्यों देखते हैं कि कंजर्वेटिव के घर में सारे कंजर्वेटिव्स ही पैदा होते हैं या लिबरल्स के घर में सारे लिबरल्स पैदा हो रहे हैं। तो उसका मेन कारण ये है कि हमारे समाज में अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखने की जो आज़ादी है, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल व्यूज, वो बहुत कम दी जाती है। आप अलग विचार रखते भी हैं तो भी फैमिली प्रेशर और सोसाइटल एक्सक्लूजन के डर से हमें बचपन से ही ये ट्रेनिंग मिलती है कि हम ऐसे अलग विचार अपने मन में ही रखें, सबके सामने ना आने दें। अगर किसी का जन्म बहुत ही प्रेशर फ्री और जजमेंट फ्री एनवायरनमेंट में हुआ है तो काफ़ी संभावनाएं हैं कि उसके व्यूज़ उसके फैमिली से अलग हो सकते हैं। 2011 में पीटर के हाटेमी द्वारा 13,000 ऑस्ट्रेलियंस पर एक स्टडी करी गई थी, जिसमें अलग अलग सिचुएशंस में ब्रेन का रिस्पॉन्स देखा गया था। स्टडी में पता लगा कि खतरे का सामना करने पर कंजर्वेटिव्स का जो ब्रेन है वो लिबरल्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। उनकी ब्रेन एक्टिविटी लिबरल्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा देखी गई थी खतरे का सामना करते हुए, इंक्लूडिंग जर्म्स एंड कंटामिनेशन रिलेटेड थ्रेट्स। दूसरी तरफ सेंसेशन सीकिंग और ओपननेस रिलेटेड जो एक्सपीरियंस थे उन पर लिबरल्स के ब्रेन रिस्पॉन्सेज कंजर्वेटिव्स के मुकाबले काफी ज्यादा देखे गए थे। तो थ्रेट के प्रति रिएक्शन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर देखा गया किसी भी इंसान की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का। और ये जो थ्रेट रिस्पॉन्स है, आखिर इसको कंट्रोल कौन करता है? हमारे जीन्स। तो ये जो जीन्स हैं वो कुछ लोगों को ऐसा दिमाग दे देते हैं जो थ्रेट को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, ऐसे लोग कंजर्वेटिव बन जाते हैं। और कुछ लोगों को ये जीन्स ऐसा दिमाग दे देते हैं जो कि नई चीजों को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, चेंज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो लोग आगे जाके लिबरल्स बन जाते हैं। अब जीन्स की अहमियत जानने के बाद अपनी ट्विन वाली स्टडी पर वापस आते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स में 100% डीएनए सेम होने के कारण लगभग सभी चॉइसेस इंक्लूडिंग पॉलिटिकल चॉइसेस सेम दिखी गई थी। दूसरी तरफ फ्रेटर्नल ट्विन्स में केवल 50% डीएनए सेम होने के कारण लाइफ चॉइसेस में भी काफी डिफरेंसेस देखे गए थे। इन डिफरेंसेस को अच्छे से समझने के लिए हम फ्रेटर्नल ट्विन्स का एक रियलिस्टिक सिनेरियो देखेंगे। एक पेयर इमेजिन करो फ्रेटर्नल ट्विन्स का, जिनको सेम घर में पाला गया है, सेम माँ बाप द्वारा पाला गया है। इनमें 50% डीएनए सेम है। जब ये 9 महीने तक गर्भ में थे तो राम का डीएनए एक ऐसा ब्रेन बना रहा था जो कि थ्रेट को लेके एवरेज ब्रेन के मुकाबले ज्यादा सेंसिटिव है और न्यू चेंजेस और न्यू एक्सपीरियंसेस को लेके एवरेज ब्रेन के मुकाबले कम एक्साइटेड है। दूसरी तरफ उसी के फ्रेटर्नल ट्विन शाम का डीएनए उसे एक ऐसा ब्रेन दे रहा था जिसकी सेटिंग जस्ट ऑपोजिट थी। अब दो भाई सेम घर में पले बड़े, सेम स्कूल गए, सेम रिश्तेदार, सेम माँ बाप, फिर भी दोनों ने अपने लिए बिल्कुल अलग दुनिया बसा ली। नर्सरी से ही ये डिफरेंसेस दिखने लग गए थे। जब टीचर्स शाम को डिस्क्राइब करते थे तो वो उसको बहुत ही ज्यादा क्यूरियस, वर्बल और सेल्फ रिलायंट बताते थे। इसके साथ में वो उसे असर्टिव, एग्रेसिव और लेस ओबीडियंट भी बताते थे। इसीलिए कुछ टीचर्स शाम को क्रिएटिव और रिबेलियस
होने के कारण पसंद करते थे और दूसरे उसे डांटते थे और राम को एक आइडियल स्टूडेंट मानते थे। आगे जाके जब ये बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं तो राम वहां के हाईली डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में आराम से फिट हो जाता है। लेकिन श्याम का आए दिन किसी न किसी स्ट्रिक्ट टीचर के साथ पंगा हो जाता है। उसका इस स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में जी घुटता है और वो इस कारण से बहुत ही चिड़चिड़ा होकर दूसरे स्टूडेंट से अक्सर लड़ पड़ता है। आगे जाके जब वो लोग सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में आते हैं तो उन दोनों का पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट बढ़ता है। राम अपनी कॉलोनी और समाज के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेता है और उनकी मीटिंग्स रेगुलरली अटेंड करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ श्याम अपनी स्कूल की डिबेट टीम ज्वाइन कर लेता है, जिसकी मदद से उसको डिबेट कॉम्पिटिशन्स के बहाने अलग अलग जगह घूमने का मौका मिलता है। जब कॉलेज का टाइम आता है तो राम अपनी ही सिटी की एक लोकल कॉलेज ज्वाइन करता है और अपने फादर के फैमिली बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर देता है। इसके अलावा वो अपने ही कुछ कॉलोनी और समाज के दोस्तों के साथ मिलकर वहीं लोकली कोई बिजनेस खोलने की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाता है। इसी समय श्याम जेएनयू में सोशल साइंसेस के कोर्स में एडमिशन ले लेता है। वहां पे वो अपने ही जैसे सोच वाले लोगों से मिलता है जो कि आपस में अपने अपने व्यूज शेयर करते हैं। थोड़ा और आगे चलें तो राम अपनी बिजनेस की डिग्री पूरी कर चुका है और उसने अपने पापा का बिजनेस में हाथ बटा के बिजनेस को पहले से काफ़ी बढ़ा दिया है। उसने अपने माँ बाप द्वारा पसंद की गई लड़की से ही शादी की। वो अपने एरिया के सोशल कामों में काफ़ी एक्टिव है। उसने कई गौशालाओं का निर्माण करवाया और सोसाइटी की मीटिंग्स में उसकी बातों को सभी बहुत ध्यान से सुनते हैं। वो अपनी सोसाइटी का एक की पिलर बन चुका है। दूसरी तरफ श्याम ने अपनी कॉलेज डिग्री पूरी करने के बाद में बड़े बड़े शहरों में जाकर अलग अलग नौकरियां की और फाइनली एक बड़ी मीडिया कंपनी में उसको एज ए चीफ एंकर काम मिला। उसने अपनी ही पसंद की लड़की से इंटरकास्ट लव मैरिज की और वो उसे रेगुलरली अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। इसके अलावा वो फिलहाल सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो रहे माइनॉरिटीज के ऑपरेशन पे एक किताब भी लिख रहा है। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद में क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों भाई किस पार्टी वोट देंगे ये इनकी मां के गर्भ में ही डिसाइड हो गया था? तो अब ये पूरी कहानी सुनकर हम इस कंक्लूजन पर आते हैं कि लोग रैंडमली अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं बनाते, बल्कि उनके जीन्स काफी हद तक ऑलमोस्ट 50% तक उनकी पॉलिटिकल चॉइसेस को कंट्रोल करते हैं। और फिर आगे जाके जब वो लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे में वो चारों तरफ सेम विचारधारा वाले लोगों से घिर जाते हैं। जिन मॉरल फाउंडेशंस पर वो फोकस करते हैं उन्हीं के बारे में वो हर तरफ से सुनते रहते हैं। दिन भर उनके ऊपर ऐसा इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट होता है, चाहे वो व्हाट्सएप से हो, सोसाइटी की मीटिंग से हो, पार्क में वॉक करते हुए हो। इसी इंफॉर्मेशन के बम्बार्डमेंट के कारण उनकी आइडियोलॉजी और ज्यादा गहरी होती जाती है। इस इको चेंबर इफेक्ट में उनकी विचारधारा उनके दिमाग पर पूरी तरह कंट्रोल पा लेती है। जितनी ज्यादा तरफ से सिमिलर इंफॉर्मेशन आएंगी उतना ज्यादा गहरा असर होगा इनका। इसलिए रीसेंट टाइम में सोशल मीडिया के कारण पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट ज्यादा होने लग गया है और एल्गोरिदम इस प्रकार की सेट हो चुकी है कि आपको सेम आइडियोलॉजी वाली इंफॉर्मेशन और मिलती रहती है, जो कि आपकी आइडियोलॉजी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाती रहती है, आपके दिमाग को ज्यादा पोलराइज कर देती है। आप अलग अलग पार्टी के लोगों से मिलना और उठ बैठ करना तक बंद कर देते हैं। ऐसे में समझदारी इसी में है कि आप अलग अलग विचारधारा वाले लोगों से मिलें, बुक्स पढ़ें, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की बुक्स पढ़ें, फिलॉसफी और साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ें और लेजिटिमेट ज्ञान पाएं और अपने परिवार को इस ब्रेन वॉशिंग से और पॉलिटिकल पोलराइजेशन से बचाएं।